सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोग विज्ञान विषय का रिवीजन कर रहे थे। विज्ञान विषय के अंतर्गत हम लोगों ने सभी जो आपका पहला चैप्टर है सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं, उसके अंतर्गत हम लोगों ने सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को कर लिया था और आज हम इसी चैप्टर का अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इस चैप्टर के जितने भी अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चंस जितने इंपॉर्टेंट हैं वो सभी मैं यहाँ पर करवा देने वाली हूँ दोस्तों। और हम लोग अगर समय बचता है आपके एग्जाम से पहले तो हम लोग इसके लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करवा देंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज को। अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 25 है। और दोस्तों इससे पहले मैं बता दूं आप लोग को 25 से पहले 24 तक लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर समय बचता है तो हम लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को भी जरूर करवा देंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है। दोस्तों जो उपापचय प्रक्रिया होती है ये होती है 2 प्रकार की। और आप यहाँ पर देखिए कौन कौन सी होती है ये भी आप जान लीजिए। अपचय एवं उपचय एग्जाम में पूछता है तो आपको ऐसे लिखना है, 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इजी है। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। बहुत ही इजी है। तो इस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 27 है, जलीय पौधों के तने व पत्ती की एक एक विशेषता बताइए। या जलीय पौधे के तने व पत्ती की एक एक विशेषता आपको बतानी है। तो चलिए देखते हैं। जलीय पौधे के तने व पत्ती की एक एक विशेषताएं हैं। कुछ जलीय पौधों के तनों में हवादार स्थान होते हैं जिससे वे पौधे को पानी में स्थिर रख सकें। कुछ पौधों की पत्तियां पानी के ऊपर तैरती रहती हैं जिससे वे सूर्य की रोशनी प्राप्त कर सकें। तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा कि तना क्या होता है, हवादार होता है जलीय पौधों का तना हवादार, और जो पत्तियां होती हैं वो पानी के ऊपर सतह पर तैरती रहती हैं जिससे वो सूर्य के प्रकाश से रोशनी प्राप्त कर सके और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण कर सके। जैसे आपने कमल के पत्ते को देखा होगा पानी में किस तरीके से वो फैला होता है। इसी तरीके से जितने भी जलीय पौधे होते हैं वो सभी पानी की सतह पर आपको दिखाई देंगे। इसके बाद आगे आते हैं हम, सजीव वस्तुएं किसे कहते हैं। बहुत ही इजी है। सजीव वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनमें जीवन होता है। इनका निर्माण अत्यंत सूक्ष्म संरचना या इकाई से होता है जिसे कोशिका के रूप में जाना जाता है। जैसे मनुष्य, पौधे, कीड़े, पक्षी, जानवर, कवक, बैक्टीरिया, शैवाल, प्रोटोजोआ आदि। ये सभी क्या है, सजीव वस्तुएं हैं। यानी कि जिसमें भी जीवन होता है वो सजीव वस्तुएं होती हैं। अब इसके बाद निर्जीव वस्तुएं क्या है, बहुत आसान है। निर्जीव वस्तुओं से तात्पर्य उन वस्तुओं से है जो जीवित नहीं है, अर्थात जिनमें जीवन की विशेषता अनुपस्थित है। जैसे कि लकड़ी है, प्लास्टिक है, लोहा, धातु, चमड़ा, कपास, ये सब क्या है, निर्जीव वस्तुएं हैं। दोस्तों इस तरीके से ऐसी वस्तुएं जिनमें जान नहीं होता है, जिनमें जीवन नहीं होता है, वो निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि लकड़ी है, प्लास्टिक है, लोहा, धातु, चमड़ा। अब आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्राकृतिक वस्तुएं किसे कहते हैं। दोस्तों ये ऑलरेडी मैंने जब आप लोगों को बहुविकल्पी क्वेश्चंस करवाए थे तो उसमें बताया था कि जिन वस्तुओं को हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं या जिनको प्रकृति देती है वो होती हैं प्राकृतिक वस्तुएं। तो यहाँ पर देखिए, जिन वस्तुओं को प्रकृति हमें प्रदान करती है तथा जिनका प्रयोग हम उनमें बिना कोई परिवर्तन किए कर सकते हैं वो प्राकृतिक वस्तुएं हैं अथवा प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक वस्तुएं जैसे मिट्टी, पेड़ पौधे, खनिज, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि, ये सब क्या है, प्राकृतिक वस्तुएं हैं और ये प्रकृति में सदैव विद्यमान थी और हमेशा रहेंगी। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्राकृतिक वस्तुओं का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है। दोस्तों प्राकृतिक वस्तुएं जो होती हैं इनको 2 भागों में बांटा गया है। क्यों बांटा गया है, क्योंकि कुछ खनिज तत्व ऐसे होते हैं जिनका दोहन लगातार हम कर रहे हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल दूं मैं तो पेट्रोल, डीजल, जिसका उपयोग मनुष्य लगातार करते हुए आ रहा है। एलपीजी सिलेंडर का यूज हम लगातार करते हुए आ रहे हैं। इन सब की मात्रा क्या है, इन सब की मात्रा जो है वो एक सीमित है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, एलपीजी सिलेंडर, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसे हम बोलते हैं, ये सभी जो है प्रकृति में एक सीमित मात्रा में है। निश्चित रूप से ये खत्म भी हो सकते हैं आगे आने वाले सालों में। तो यहाँ पर इसीलिए जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, ऐसी कौन सी वस्तुएं जो कभी नहीं खत्म हो सकती
और ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो खत्म हो सकती हैं, इनको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया गया है। कभी भी समाप्त न होने वाली वस्तुओं में आती हैं वायु, मिट्टी, ऊर्जा, इसके अलावा सौर ऊर्जा की बात मैं करूं, सूर्य की ऊर्जा, ये सब कभी नहीं समाप्त होने वाली हैं। यानी कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, मिट्टी, ये सभी देखिए प्रकृति में कभी भी नहीं समाप्त हो सकती हैं। समाप्त न होने वाली वस्तुओं में वायु, मिट्टी, ऊर्जा दिया हुआ है और समाप्त होने वाली वस्तुओं में वन, जीव जंतु, खनिज, जल, कोयला एवं पेट्रोलियम आदि। क्वेश्चन नंबर 33 है, मानव निर्मित वस्तुएं किसे कहते हैं। दोस्तों इसको भी मैंने समझाया है कि मानव निर्मित वस्तुओं में, इस क्वेश्चन में इसका आंसर छिपा हुआ है। मानव के द्वारा निर्मित वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। अपने आसपास जो भी चीजें आप देख रहे हैं, चाहे अपने आसपास के घर देखिए, बिल्डिंग्स देखिए, इनके अलावा जो भी चीजें आप अपने आसपास देखते हुए, इसके अलावा गाड़ी, जितनी भी गाड़ियां आप देख रहे हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, इसके अलावा ट्रेन, एरोप्लेन, आप जो भी अपने आसपास देख रहे हैं, वो सभी चीजें क्या है, मानव निर्मित वस्तुएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मानव निर्मित वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनका निर्माण मनुष्य द्वारा स्वयं अपनी बुद्धि एवं कौशल द्वारा किया जाता है, जैसे कंप्यूटर का निर्माण, मकान, गाड़ी, साइकिल, साबुन, कपड़ा, उर्वरक, रेशम, कांच, प्लास्टिक, चार्ट, मॉडल। अपने घर में जितनी चीजें आप प्रयोग करते हैं उसमें से मैक्सिमम चीजें मानव ने ही निर्मित की हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इन सभी चीजों को हम क्या कहते हैं, मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, मानव जीवन में पौधों का क्या महत्व, स्पष्ट कीजिए। ये तो कोई बताने वाली चीज ही नहीं है आप लोगों को, आप सभी को पता है दोस्तों कि पौधे कितने महत्वपूर्ण हैं, पेड़ पौधे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। बिना पेड़ पौधों के हम सांस ही नहीं ले सकते हैं, तो हमारे जीवन का अस्तित्व ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले पेड़ पौधे ही क्या है, हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, क्योंकि उन्हीं से हम ऑक्सीजन लेते हैं और उनके बिना हमारा जीवन ही नहीं संभव है। पानी पिए बगैर तो आप कुछ दिन हो सकता है आप जिंदा रह ले, लेकिन आप बिना सांस लिए तो जिंदा नहीं रह सकते ना। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस चाहिए। ऑक्सीजन गैस कहाँ से मिलता है, प्रकृति से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है। तो पेड़ पौधे प्रकृति में ही है। तो यहाँ पर देखिए कि पेड़ पौधों का कितना महत्व है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए आंसर में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पौधे मानव जीवन का अभिन्न अंग है। पौधों के बिना मानव जीवन संभव नहीं है, क्योंकि ये जीवन का मूल आधार है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे ऑक्सीजन निकालते हैं और यही ऑक्सीजन हमें वातावरण से प्राप्त होती है, और जो हमारे जीवन का मूल आधार है। पौधे और जंतु पूरी तरीके से जीवों के अलग अलग रूप हैं और उनके पास अपना अलग अलग अस्तित्व भी है। पौधे और जंतु कई तरीके से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, पौधों एवं जंतुओं में कोई एक समानता बताइए। पौधे एवं जंतु दोनों सजीव प्राणी हैं, ये आपको पता है। वे भोजन, श्वास, वृद्धि, गतिशील, पुनरुत्पादन करते हैं तथा अपने वातावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो ये इतनी सारी समानताएं आपको मिल गई, इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं एग्जाम में। तो इस तरीके से चाहे पौधे हो या जंतु हो, जब ये सजीव प्राणी हैं तो इनके अंतर्गत भोजन पौधे भी बनाते हैं, भोजन जंतु भी बनाते हैं, वृद्धि पौधे भी करते हैं, वृद्धि जंतु भी करते हैं, यानी कि लंबाई बढ़ती है। लेकिन जो मानव की लंबाई होती है वो सीमित समय में जाकर के रुक जाती है, लेकिन जो पौधों की लंबाई होती है वो जीवन भर होती रहती है। तो वृद्धि तो हो ही रही है। और इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये दोनों ही अपने वातावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं। बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। पौधों में अनुकूलन कितने प्रकार से होता है। तो दोस्तों पौधों में जो अनुकूलन होता है वो 2 प्रकार से होता है। पहला है संरचनात्मक अनुकूलन और दूसरा है व्यवहारात्मक अनुकूलन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, पौधीय अनुकूलन के 2 क्षेत्र बताइए। तो दोस्तों पौधीय अनुकूलन के 2 क्षेत्र इस प्रकार हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पौधीय अनुकूलन और प्राकृतिक मैदानी क्षेत्रों में पौधीय अनुकूलन। यानी कि जिस तरीके का पौधे के आसपास का वातावरण होता है उसी तरीके से उसको अपने आप को उस वातावरण में ढलना होता है। जैसे कि जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनकी पत्तियां नुकीली होती हैं, या उनके जो तने होते हैं वो मोटे होते हैं, या जो पत्तियां होती हैं वो गद्दीदार होती हैं। तो इस तरीके से दोस्तों नुकीली होने का क्या मतलब है, रवेदार होने का क्या मतलब है पत्तियों के, इनके होने से क्या होता है, जो वाष्पन की क्रिया होती है सभी पौधों में होती है। और इस तरीके से चूंकि मरुस्थल में पानी की कमी होती है, इसीलिए कम पानी में भी अपने आप को जीवित रखना ये पौधों के लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। तो इस तरीके से
पौधे जहाँ भी होते हैं वहाँ की परिस्थिति के अनुसार उनको अनुकूलन करना पड़ता है। तो यही चीज़ बताई गई है पौधीय अनुकूलन के क्षेत्र में। अब हम आगे बढ़ते हैं, अनुकूलन का क्या तात्पर्य है, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया कि अनुकूलन वह विशिष्ट गुण होता है जो किसी पौधे या जंतु को किसी विशेष जगह या निवास स्थान में रहने के योग्य बनाता है। यानी कि जिस भी परिस्थिति में आप जा रहे हो उसमें आपको ढलना सीखना पड़ेगा। कभी-कभी परिवर्तनशील वातावरण के कारण अनुकूलन की कार्यप्रणाली का निर्माण होता है। ये अनुकूलन अलग-अलग वातावरण के अनुसार भिन्न-भिन्न रूप में दृष्टिगत होता है। तो आप कहीं भी जाते हो, आप अपने लिए देख लीजिए कि आप किसी मेहमान के घर गए और 4 दिन के बाद किसी और मेहमान के घर गए, तो आप देखोगे कि दोनों लोगों के यहाँ का जो पर्यावरण है या जो अनुकूलन है, किसी के यहाँ कोई रूल है, किसी के यहाँ कोई डिफरेंट रूल है, किसी के यहाँ लोग खाना खा कर के 9 बजे सो जा रहे हैं, किसी के यहाँ लोग 11-12 बजे तक भी नहीं सो रहे हैं, दूसरे दूसरे मेहमान के यहाँ आपके। तो आप देख सकते हैं कहीं न कहीं लोगों के रहन-सहन में, वातावरण में कुछ न कुछ डिफरेंस होगा। तो इसी तरीके से जो पौधे हैं, पौधों में भी अनुकूलन के लिए जिस भी जगह वो होते हैं, वहाँ पर उनको उसी के अनुसार वहाँ के वातावरण में ढलना पड़ता है। तो हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? किन्हीं 3 प्राकृतिक वस्तुओं के नाम लिखिए। बहुत ईज़ी है, वायु, मृदा, ऊर्जा, सौर ऊर्जा भी लिख सकते हैं आप। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, जंतुओं में अनुकूलन कितने प्रकार से होता है? दोस्तों, जंतुओं में अनुकूलन 3 प्रकार से होता है, बाह्य शारीरिक अनुकूलन, मनोवैज्ञानिक अनुकूलन और व्यवहारात्मक अनुकूलन। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, किन्हीं 5 मानव निर्मित वस्तुओं के नाम लिखिए। बहुत आसान है, बहुत सारी वस्तुएं हैं, आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं जो इसमें दी है वही लिखिए आप। रेडियो, प्रोजेक्टर, वोल्टामीटर, वायर गेज एवं हैंड लेंस। इसके अलावा आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, मेज, कुर्सी, अपने आसपास जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, चाहे वो घर बने हुए हों। इसके अलावा आप कंप्यूटर लिख सकते हो, आपको जो भी आसपास अपने सामान दिखे वो लिख सकते हो आप। टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप लिख सकते हो, जो भी आपको आसपास दिखाई दे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, ऊंट में अनुकूलन की विशेषताएं बताइए। दोस्तों, ऊंट कहाँ रहता है? रेगिस्तान में रहता है। तो रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, तो ऊंट को उसी तरीके से व्यवहार करना पड़ता है। आप सभी को अच्छे से पता है कि ऊंट के पास एक कुबड़ होता है, तो किस तरीके से वहां पर वो पानी को रखता है और कैसे वो अपने आप को मरुस्थल के जीवन के अनुकूल अपने आप को ढालता है, इसी के बारे में आपको इस क्वेश्चन के आंसर में पढ़ना है। तो देखिए, ऊंट में निम्नलिखित अनुकूलन की विशेषताएं होती हैं। कुबड़ में वसा को संचित करता है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऊंट के पैर चौड़े होते हैं, जिससे वे रेत में आसानी से चल सकते हैं। होंठ मोटे होते हैं, जिससे कंटीले पौधों को सरलता से खा सके। ऊंट की त्वचा का रंग रेत की तरह होता है, जिससे वे उसमें छिप जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों, सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं का जीवन चक्र बताइए। सभी सजीवों की एक निश्चित आयु होती है तथा उसके पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके विपरीत निर्जीव वस्तुओं में किसी प्रकार का जीवन नहीं होता है, इसलिए वे अप्रचलित हो जाने के बाद भी पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग की जा सकती हैं। तो ये सभी आप लोगों को ये सभी चीजें पता है, कुछ इसमें बताना नहीं है कि जो सजीव वस्तुएं होती हैं उनका एक निश्चित जीवन काल होता है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे मनुष्य हो या जीव जंतु हो, एक निश्चित अवधि के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, इनका पुनर्नवीनीकरण कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई कोई कुर्सी है, बहुत पुरानी है, एक पीढ़ी बैठी, उस पर दूसरी पीढ़ी बैठी, तीसरी पीढ़ी तक वो टूट गया, तो वो अगर गया फर्नीचर वाले की दुकान पर, तो वो उसी को क्या कर देगा, उसी कुर्सी को वो नया बना देगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, उसका एक तरीके से फिर से रिसाइकल कर दिया उसने उस कुर्सी को, तो उसकी तीसरी चौथी पीढ़ी भी उसका प्रयोग कर रही है उस व्यक्ति की। वो व्यक्ति तो नहीं रहा, सजीव था लेकिन उसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन जो उसके द्वारा बनाई गई, जो उसके द्वारा ली गए सामान थे, निर्जीव सामान थे, उसको उसकी तीसरी चौथी पांचवी पीढ़ी भी यूज कर रही है। तो इस तरीके से आपने देखा कि सजीव और निर्जीव वस्तुओं का जीवन चक्र किस तरीके से होता है। अब इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 44, वायवीय जीवों में अनुकूलन किस प्रकार होता है? नभचर तथा रात्रिचर जीवों में उड़ने तथा चमकने का अनुकूलन होता है। सभी पक्षी उड़ने के लिए सक्षम होते हैं तथा रात्रि में उड़ने वाले जीवों में आंखें चमकदार या शरीर के पीछे के भाग में चमक होती है, जिससे वे एक दूसरे की उपस्थिति समझते हैं, जैसे जुगनू, चमगादड़, उल्लू। अब इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 है, डाइंग पॉइजन ट्री मेढक की क्या मुख्य विशेषता है? डाइंग पॉइजन ट्री मेढक शिकारी को चेतावनी देने के लिए रंगीन होते हैं। इनकी उंगली तथा पैर की उंगली ग्रंथि युक्त चिपकने वाली पैड युक्त होती है, जो इन जीवों को चढ़ने में सक्षम बनाती है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? दोस्तों,
वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है, क्योंकि जब वायरस सजीव के शरीर में होता है तो उसमें स्वयं का उपापचयी तंत्र क्रिया करने लगता है तथा प्रजनन करने में सक्षम होता है, जबकि निर्जीव में प्रजनन नहीं होता है। ये आप सभी लोगों को पता है। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं वायरस को। इस पॉइंट को आप दिमाग में रख लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार-बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, मछली के जल में रहने के लिए कौन-कौन से अनुकूलन अंग सहायक हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मछली के जल में रहने के लिए पानी के अंदर श्वास लेने हेतु गलफड़े, पंख तथा धारा रहित शरीर अनुकूलन अंग होते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग। तो दोस्तों इस तरीके से आपने आज सभी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस आपके फर्स्ट चैप्टर के साइंस विषय में कंप्लीट कर लिए और उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन समझ में आए होंगे और बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स को नहीं शेयर किया है, व्हाट्सएप ग्रुप अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं शेयर किया है, फ्रेंड्स के ग्रुप में नहीं शेयर किया तो प्लीज शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों के रिवीजन क्लासेस मिल रही हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर आपको आपकी सभी विषयों की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे विद सॉल्व, वो भी हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि मैंने सभी पेपर्स को खुद अपने हाथों से लिख करके सॉल्व किया है। तो इस तरीके से आपको कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा, जितनी मेहनत हमने आपके लिए की है। और लगातार आप लोग भी हमें मोटिवेट करते रहते हैं दोस्तों, और इससे हमें बहुत खुशी होती है कि हम आप लोगों के लिए और अच्छा करें और लगातार आप लोगों के लिए अच्छा करने का ही प्रयास रहता है। दोस्तों हम लोगों ने आपके सभी विषयों के अलग-अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं। सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर के देख सकते हैं। और सभी विषयों में किस तरीके से आपको कैसे पढ़ना है इसके बारे में भी मैंने बता दिया है ऑलरेडी वीडियोस के माध्यम से, और किस विषय को कैसे पढ़ना है और किस विषय में कितना पढ़ना है इसके लिए भी ऑलरेडी वीडियोस बना दिए हैं। आपको सभी वीडियोस हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। दोस्तों बस ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए और आगे चल करके हम आपको यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट सबकी तैयारी करवाने वाले हैं। तो बस ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।